नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं ग्लोबगस्ट। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। मांग बहुत पुरानी है, ये बिहार से उठती एक मांग है। कहानी अगर बताए तो 1912 से एक लड़ाई चली आ रही है बिहार में। एक बहुत बड़ा भाग्य है बिहार का, मिथिला। जी हाँ, ये वही मिथिला है जो अपने आप में एक प्राचीन इतिहास रखता है। लेकिन सरकार हो, बिहार सरकार हो या अन्य किसी कार्यकारिणी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहें तो मिथिला के साथ एक सौतेला व्यवहार शुरुआत से ही होता आ रहा है। उसके लिए कई सारी लड़ाइयां भी लड़ी गई, राइट अनूप जी। एक पहल भी किया गया। एक अभी वर्तमान में देखा जाए तो एक एमएसयू के द्वारा, माफी चाहता हूं, एमएसयू के द्वारा एक उत्थान का आयोजन किया गया जो कई वर्षों से चला आ रहा है। और उसमें हो क्या रहा है कि बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से मिथिला को एक अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है। इसके साथ ही मिथिला के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको लेकर सरकार से कुछ चीजों को लेकर मांगे चलती आ रही। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारे साथ एमएसयू के फाउंडर प्रेसिडेंट अनूप जी मौजूद हैं। अनूप जी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो आज का ये प्रदर्शन है वो उसका मेन जो स्रोत है और सारांश है वो क्या है। स्वागत है आपका अनूप जी। जी धन्यवाद। पहले तो थोड़ा सा एक विस्तार रूप से ये बताएंगे कि आज का जो प्रदर्शन है, चूंकि प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, कई सारे प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे हुए हैं, आज के इसका क्या मोटिव है, इसका? देखिए, मिथिला राज्य की मांग आपने बताया 1912 से है, वो हम मांग करते ही हैं। लेकिन साथ साथ हमारी संस्था जो है विकास के मुद्दे पर भी संघर्ष करती है। ठीक है। आज जो मेन मुख्य मांगे है दरभंगा एयरपोर्ट, दरभंगा एम्स। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए हम लोग जो है शुरू से संघर्ष करते आ रहे हैं और दरभंगा एयरपोर्ट का जो मुद्दा है, हम ही लोगों ने इस पे लड़ाइयां लड़ी है और उस पे हमने जीत भी हासिल किया है और दरभंगा एयरपोर्ट बना भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दरभंगा एयरपोर्ट नहीं बना। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, जब तक हमने लड़ाई लड़ी दरभंगा एयरपोर्ट हमें दे दिया, लेकिन आधा अधूरा एयरपोर्ट दिया। सही बात है। दरभंगा एयरपोर्ट एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है पूरे बिहार का नहीं, पूरे भारत का, जो उड़ान योजना के अंतर्गत नव कीर्तिमान जो है स्थापित कर दिया है। ठीक है। लेकिन जब आप दरभंगा एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये एयरपोर्ट नहीं है बल्कि टैक्सी स्टैंड है। इससे अच्छा, दरभंगा एयरपोर्ट से अच्छा इंफ्रा जो है गुजरात के बस स्टैंड का है। अरे गुजरात की बात छोड़िए, दिल्ली के बस स्टैंड का जो इंफ्रा जो है, आप कश्मीरी गेट चले जाइए, ISBT चले जाइए, उनका जो इंफ्रा है वो दरभंगा एयरपोर्ट से अच्छा है। ठीक है। तो हमारी मांग ये है कि दरभंगा अच्छा, और दरभंगा एयरपोर्ट पे जो है क्या, उड़ान योजना में क्या होता है कि 3 साल के लिए एक एयरलाइन को दिया जाता है रूट, तो स्पाइसजेट को दिया गया और ये अब 4था साल होने वाला है, 5वां साल चलने वाला है और अभी तक स्पाइसजेट का मोनोपोली है। और स्पाइसजेट क्या करती है कि जब दरभंगा एयरपोर्ट शुरू हुआ था 16 उड़ानें थी, आज 2 या 4 पे हो गया है। वो क्या करती है कि कैंसिल कर देती है। एक चीज मैं बीच में कट करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दरभंगा एयरपोर्ट बिहार सरकार के द्वारा दिया गया कोई तोहफा नहीं है। दरभंगा एयरपोर्ट एक प्राचीन, हमारे पास हमारी एक धरोहर है, जो कि जब बिहार में कहीं एयरपोर्ट नहीं हुआ करता, जितना मेरे पास जानकारी है। एयरपोर्ट हमारे पास था, वो तो हमसे छीना गया था, तो उसके बाद वो चीजें हुई। दरभंगा महाराज का एयरपोर्ट था। सरकार ने 2-4 करोड़ रुपए लगाए और उसको फंक्शनल कर दिया। और उसके अलावा एक चीज ये भी अनूप जी की जब बात है, चूंकि दरभंगा एयरपोर्ट की आपने बात की, तो सही बात है कि वहां की व्यवस्थाओं की बात करें तो वो बहुत ही गर्द में है वहां की व्यवस्थाएं। आप देखिए वहां पे पार्किंग लॉट भी नहीं है जो चीजों को लेकर है। तो हाँ, ये मांग जो है, हम यही कह रहे हैं कि आप दरभंगा एयरपोर्ट को बदनाम मत करिए। आज हालात ये हो गया है कि दरभंगा एयरपोर्ट से लोग ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि फ्लाइट कैंसिल हो जाएगा। उनको मालूम है कि ये डाइवर्ट कर देंगे, ले जाएंगे दरभंगा, छोड़ देंगे बनारस, ले जाएंगे दरभंगा, छोड़ देंगे पटना, ले जाएंगे दरभंगा, छोड़ देंगे कोलकाता। तो दरभंगा एयरपोर्ट अब इतना बदनाम हो गया है कि लोग आसपास के जिले के लोग दरभंगा एयरपोर्ट से ट्रेवल करना बंद कर दिया है। लोगों को अगर ट्रेवल करना है, 3-4 महीने पहले प्लानिंग करनी है, तो लोग दरभंगा एयरपोर्ट से ट्रेवल नहीं करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कैंसिल हो जाएगा। तो इस एयरपोर्ट को ये सरकार जानबूझ के बदनाम कर रही है। हम कह रहे हैं कि भाई हमको कम से कम ऐसा एयरपोर्ट दीजिए जहां पे सही से विमानें आए और जाए। सही बात है। और आप सही इंफ्रा वहां पे कीजिए। देखिए 2020 में चालू हुआ, आज 24 है और 4 साल में अभी तक एयरपोर्ट का न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनके तैयार नहीं हुआ है। मोदी जी अब शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन नहीं करेंगे। तो 4 साल सरकार को शिलान्यास करने में लग गया और उद्घाटन होने में कितना समय लग जाएगा। तो एक मुद्दा तो एयरपोर्ट का है, दूसरा एम्स का है। 2015 में एम्स का अनाउंसमेंट हुआ, 2015 से आज तक एम्स अभी तक बना नहीं है और अब ये हुआ है कि उस जगह पे बनाया जाएगा जिस जगह पे हम लोग डिमांड कर रहे थे। अब ये है, हम लोग देखिए सरकार, ये जो क्या है सरकार, हमने आपको बताया एयरपोर्ट के लिए जब तक हमने लड़ा, हमारी संगठन ने लड़ा,
तब तक सब कुछ ठीक था। हम लोगों ने सोचा कि अब धीरे धीरे ठीक कर देगी सरकार, क्योंकि ट्रैफिक मिलने लगा है। ये क्या है, बाजारीकरण है, कमर्शलाइजेशन। इसमें क्या होगा, डिमांड जहां पे है वहां पे सप्लाई होगा। तो दरभंगा से डिमांड था, हमें ऐसा लगा कि चूंकि डिमांड है तो सप्लाई होगा ही होगा। लेकिन ये दरभंगा एयरपोर्ट पूरे विश्व का एकमात्र एयरपोर्ट है जहां पे डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है। लोग 20-20 हजार रुपया देकर फ्लाइट लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ससमय घर नहीं पहुंचाया जाता, बीच रास्ते में छोड़ दिया जाता है, फ्लाइटें कैंसिल कर दी जाती है। तो हमें मजबूरन फिर से आवाज उठाना पड़ा। और एम्स को लेकर भी हमें यही लग रहा है कि अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो 10 साल लग गया। एम्स शिलान्यास भी अभी नहीं हुआ है, और शिलान्यास होने के बाद 10 साल कहीं और ना लग जाए बनने में, इसीलिए हम लोग अब अलर्ट मोड में। हाल फिलहाल में एक वाकया हुआ था कि जब पीएम मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने एक संबोधन में गलती से कह दिया था कि शायद उनके पास जानकारी ना हो कि दरभंगा एम्स बन के तैयार हो चुका है और लोग अभी वहां पे जाके इलाज करवा रहे हैं। एम्स एक बहुत बड़ी समस्या, चूंकि दरभंगा के जो लोग हैं उनके पास डीएमसीएच के नाम पे एक छलावा मात्र है, क्योंकि वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, वहां की जो चीजें हैं। तो ये इस प्रकार से अगर एम्स की मांग को देखें तो आपको क्या लगता है कि पहले जगह को लेकर विवादें चल रही थी, उसके बाद अलॉटमेंट हुआ, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, बिहार सरकार या केंद्र सरकार? दोनों सरकार जिम्मेवार है। आपको मैं स्थानीय राजनीति बता दूं, आपसी लड़ाई है। आपसी लड़ाई है कि अगर किसी नेता को लगता है कि इसका क्रेडिट वो ले लेगा तो वो नेता उस काम को रुकवा देता है। सही बात है। जबकि दरभंगा एम्स एयरपोर्ट पूरे भारत में यह मानक है कि दरभंगा एम्स और एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड में बनता है, नई जगह पे बनता है। पुराना एम्स जो बन रहा था जहाँ पे, वहाँ पे एक्सटेंशन होता ही नहीं होता, और इतना जाम होता है कि लोग जो है वहाँ पे इलाज कराने जाते हैं और मुर्दा बनकर वहां से वापस आते हैं। तो जानबूझकर 10 साल, चूंकि मिथिला है भाई, लेबर का इलाका है, वहां पे उनको देखिए मोदी जी को गलत जानकारी नहीं पहुंच, मोदी जी को यही जानकारी पहुंचाई गई थी, मिस्टेक नहीं हुआ था उनसे, बल्कि उनको जानकारी पहुंचाई गई थी, बन गया है। क्योंकि वो जो भी पीएमओ में बैठे हैं या जहां भी बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि ये लेबर का इलाका है, यहाँ पे लेबर लोग रहते हैं, कुछ भी कह देंगे ये लोग बर्दाश्त कर लेंगे, इनको समझ है नहीं। तो इसके लिए जानबूझकर हमारी योजनाओं को अटकाया जाता है। पूर्णिया एयरपोर्ट है एक हमारा मांग। अब पूर्णिया एयरपोर्ट को लीजिए कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट चालू किया, पूर्णिया एयरपोर्ट भी नया एयरपोर्ट नहीं है, दरभंगा महाराज का ही एयरपोर्ट है। हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से दरभंगा चालू किया करा गया, कम से कम आप उसी तरीके से पूर्णिया को चालू करिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के भेंट चढ़ा मिथिला, ठीक है, गंगा के इस पार के मिथिला को देखते हैं, फिर गंगा के इस पार के मिथिला को देखते हैं, मतलब सॉरी माफी चाहता हूँ, गंगा के इस पार के बिहार को देखिए और गंगा के इस पार के मिथिलांचल को देखिए। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में 23 जिले ऐसे हैं जो कि मिथिलांचल के दायरे में आते हैं, मिथिला माना जाता है और दावा भी किया जाता है। लेकिन उसमें अगर दरभंगा को छोड़ दे, मधुबनी को छोड़ दे, तो बाकी ऐसी जगह है जैसे कि एक बीच में मांग चले रैयाम चीनी मिल को लेकर कि कई सारी चीनी मिलें बंद हुई मिथिलांचल में। तो इसमें एक राजनीतिक नजरिया ये निकल के आता है कि जब राजद के साथ नीतीश जी होते हैं तो वो केंद्र सरकार के विरोध में जाके चीजों को छुपा देते हैं, उसके बाद जब बीजेपी के साथ भी आते हैं फिर भी वही हिसाब से चुप है। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मिथिला को वोट बैंक बनाया गया है। ठीक है, आप नीतीश की बात कर रहे हैं, राजद की बात कर, आप पीके को देखिए। हाँ, प्रशांत पीके कहाँ जा रहे हैं, मिथिला में जा रहे हैं। नेताओं को यह लग गया है कि मिथिला के लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है और वो चारागाह की तरह मिथिला का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप पीके के रूट प्लान को देखिए, चार्ट देखिए, 2 साल से पीके कहाँ घूम रहे हैं, मिथिला में घूम रहे हैं। मगध में नहीं गए, भोजपुर में नहीं गए। तो बिहार के नेताओं को ये मालूम है कि मिथिला में सबसे ज्यादा गरीबी है, मिथिला में सबसे ज्यादा पलायन है, मिथिला में सबसे कम विकास हुआ है, सबसे कम विकास हुआ। तो इस इलाके के लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, आसानी से भरमाया जा सकता है, भटकाया जा सकता है, इसीलिए इसको जो है टारगेट करते हैं। तो एक अगर थिंक टैंक की बात करें, जो राजनीतिक पार्टियों की थिंक टैंक होती है, तो उसकी बात करें तो पहले बात करते बिहार की स्थानीय पार्टी राजद हो गई, जेडीयू हो गई, चलिए बीजेपी की बात करते हैं। तीनों से अगर चूंकि हमारी अवधारणाएं, हमारे विचार, जो मिथिला के लोग हैं उसके विचार नहीं मिलते हैं, विकास की चीजें नहीं होती है। प्रशांत किशोर के बारे में जो आपने अभी कहा कि उन्होंने भी वोट बैंक की राजनीति खेली है, तो मिथिला के पास अब विकल्प क्या है? मैं बार बार कहता हूँ, प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर अगर विकास की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर सहित सभी को मालूम है मिथिला का विकास नहीं हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि आप मिथिला विकास बोर्ड, अब राज्य के समर्थक नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम विकास बोर्ड बनाइए। तो मिथिला का जो फंड आएगा उस विकास बोर्ड में जाएगा और विकास बोर्ड उन्हीं जिलों में खर्चा करेगी जो जिला उस विकास बोर्ड में शामिल होगा। अभी क्या हो रहा है, बाढ़ के नाम पे, सुखाड़ के नाम पे, अच्छा लोगों को लगता है मिथिला में सुखाड़ भी आता है, भाई बाढ़ भी आता है, सुखाड़ भी आता है। तो वर्तमान में ये हो रहा है कि बाढ़ के नाम पे, सुखाड़ के नाम पे जो फंड आ रहा है, जो
भी फंड आ रहा है वो तो पूरे बिहार के लिए फंड, बिहार मिथिला का फंड पूरे बिहार सरकार के अकाउंट में आ रहा है और उस फंड का वो दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन विकास बोर्ड जब बन जाएगा तो उस बोर्ड के पास फंड आएगा और बोर्ड कहाँ खर्चा करेगी, जहाँ उसका दायरा है। ठीक है, जो इलाका बोर्ड में अगर 20 जिले शामिल होंगे, 22 जिले शामिल होंगे तो 22 जिले के अलावा कहीं वो खर्चा नहीं कर पाएगी। तो बिहार के नेता अगर मिथिला के विकास के लिए सही में सीरियस है, अगर वो मानते हैं कि मिथिला का विकास नहीं हुआ और उसका विकास होना चाहिए, तो एटलीस्ट अगर आप राज्य के समर्थक नहीं है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बोर्ड तो बनाइए। जैसे गुजरात में है बोर्ड, गुजरात में है नहीं, गुजरात में कई सारे बोर्ड हैं और महाराष्ट्र में भी है, तो जो आसाम में कई सारे बोर्ड हैं। तो भारत में ये सिस्टम है कि अगर किसी राज्य का कोई इलाका पिछड़ा रह जाता है तो उस इलाके के विकास के लिए अलग से डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाता है और उस बोर्ड को फंड अलॉट होता है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, और वो फंड सिर्फ उसी इलाके में खर्चा किया जाता है। तो अगर प्रशांत किशोर जी थोड़े से भी सेंसिटिव है मिथिला के लिए तो इसकी घोषणा अविलंब करें। चलिए, ये रही आपकी मूलभूत जो मांग है उसको वापस एक कुछ समय के लिए एमएसयू पे आते हैं। एक हमारी और मांगे हैं जी, बताएं। देखिए, शंकराचार्य और भारतीय मंडन का प्रसंग सबको मालूम है, जो भी हिंदू है सबको ये मालूम है। बिल्कुल। तो हमारी मांग है कि जब इतने विद्वान लोग हमारे मिथिला में हैं तो सहरसा में मंडन और भारती के नाम पे केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण हो। वैसे भी पिछले 50 सालों से सहरसा में एक भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, चाहे बिहार सरकार के द्वारा हो चाहे केंद्र सरकार के द्वारा। दरभंगा में होने जा रहा है, मधेपुरा में रेलवे का कारखाना है, लेकिन सहरसा में कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी एक मांग है केंद्र सरकार से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सहरसा डिजर्व करती है, भारती और मंडन के नाम पे वहां पे बनाया जाए, ताकि जिस धरती के लोग विद्वान थे वो आज जनसाधारण से सहरसा के लोग पंजाब जाने के लिए विवश है। तो जो विद्वानों की धरती थी उसे कम से कम फिर से शिक्षित किया जाए, फिर से विद्वान बनाया जाए, उसके लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी मांग हमारे। चलिए, तो ये 5 मांगे आपकी लगभग, ठीक है, मैंने प्रेस रिलीज में देखा था 5 मांगे हैं। तो चलिए, इस मांग को अगर दूसरी प्राथमिकता देते फिलहाल के लिए तो एमएसयू पे आते हो वापस। एमएसयू का सबसे पहले ये था कि हम नई राज्य बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम अपने स्तर से अपने क्षेत्र की विकास खुद से करेंगे। तो अभी प्राथमिकता फिर मांग को लेकर आ गए, तो कहीं मुझे लगता है कहीं अचंभन में तो नहीं है एमएसयू की पहले अपनी मांगे पूरी करें कि अलग राज्य की मांग? नहीं, कोई अचंभन नहीं है, कोई संशय नहीं है हम लोगों के पास। देखिए, राज्य जो है हमारा अल्टीमेट गोल है, ठीक है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी अलग है, हमारा लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा रीजन अलग है। देखिए, राज्य गंगा भी डिवाइड करती है, नेचुरली हम लोग डिवाइड है बिहार से, गंगा जो है नेचुरली हम लोगों को डिवाइड करती है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखिए, राज्य के साथ साथ विकास तो हमेशा, राज्य के बाद भी हम विकास के लिए संघर्ष करेंगे। तो कमजोर विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के लिए तो हम तब भी मांग करेंगे जब राज्य बन जाएगा, और राज्य बनने से अच्छा, अब राज्य के चक्कर में ऐसा नहीं है ना कि बोल भाई हम विकास की बात ना करें, जो हमारा वाजिब हक है वो तो हम उसके लिए तो हम मांगेंगे ही मांगेंगे, और राज्य बनने के बाद भी हम मांगेंगे। तो ये एमएसयू का गोल है कि विकास के लिए भी संघर्ष करेंगे। हमारा अंतिम लक्ष्य है राज्य, अंतिम लक्ष्य हमारा राज्य है, विकसित राज्य, विकसित मिथिला राज्य। लेकिन हमारा और भी कई सारे हमारे जो है विजन है, कई सारे गोल है, जैसे उसमें है कि क्षेत्र और छात्र का विकास उचित है, मिथिला की संस्कृति और मिथिला की भाषा का विकास। तो इसके लिए भी हम लोग संघर्ष करते हैं। हमारा जो काम करने का कल्चर, हमारा तरीका है, उसमें आप देखिएगा कि हम लोग समय समय पे हमारी जो यूनिवर्सिटी टीम है, यूनिवर्सिटी में मांग करती है। अगर आप कहा जाए कि आप यूनिवर्सिटी में क्यों मांग करें, राज्य की मांग करिए, भाई हम अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद नहीं होने दे सकते हैं। राज्य की मांग, राज्य के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा, उसके लिए हम आवाज ना उठाए, राज्य के चक्कर में हमारी सड़कें नहीं होती। जमीनी स्तर से एक बात करते हैं मूलभूत चीजों को छोड़ के, तो क्या लगता है कि चूंकि हम फिर से राज्य की मांग पे आ रहे हैं, ठीक है, राज्य की मांग पे आ रहे हैं, विकास चलिए प्राथमिकता है, राज्य की मांग, क्योंकि बहुत पुरानी मांग है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सौतेला व्यवहार होता रहा मिथिला के साथ। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि युवाओं में वो उल्लास दिखता है कि हमें अलग राज्य चाहिए, युवाओं में कई लोग युवाओं से मिलते हैं तो उनके अंदर वो उत्साह दिखता है, वो उल्लास दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो आपकी आवाज है वो बुजुर्गों तक, जो एक मिडिल जो हमारे पिताजी के उम्र है, उस उम्र तक नहीं पहुंच पा रही है एमएसयू की आवाज? देखिए, मुझे भी ऐसा लगा था, जब मैं राज्य आंदोलन की बात करने जाता था, किसी को कुछ मालूम ही नहीं होगा। जब मैं बुजुर्गों के पास बैठना शुरू किया तो मुझसे ज्यादा उनको जानकारी थी कि कब राज्य के लिए आंदोलन हुआ है, किस नेता ने आंदोलन किया, उनके क्षेत्रीय नेता कौन, तो उनको मालूम है। अब समस्या ये है कि वो सिस्टम को देखकर उनके पास तो उत्साहित हो चुके हैं। सही बात। अधिकांश लोग, उनको लगता है कि सिस्टम में कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं, ये समस्या है। तो हम लोग जो एमएसयू वाले हैं वो हनुमान जी की तरह, सुग्रीव की तरह, सुग्रीव ने जैसे हनुमान जी को एहसास दिलाया था कि आपके अंदर ताकत है, ताकत भूल गए थे और एहसास दिलाया कि आपके अंदर ताकत है और आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तब उन्होंने सीता माता की खोज
खोज की थी, लंका का दहन किया था। इसी तरह के हम लोग सुग्रीव का रोल अदा कर रहे हैं, हम लोग उन्हें जगा रहे हैं और वो जाग भी रहे हैं, जागरूक भी हो रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि देखिए, राज्य एक दिन का आंदोलन नहीं है। अगर हमें यहाँ पे एक अस्थायी मकान बनाना हो, झोपड़ी बनानी हो, तो वो कितने देर में बनेगा? आधे एक घंटे में बन जाएगा। लेकिन अगर पक्के का मकान बनाना हो तो उसमें 1 महीने लगेंगे। एक बहुत बड़ी सोसाइटी बनानी हो तो 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं। तो राज्य का निर्माण भारत में एक तरह समझिए बड़ी सोसाइटी बनाने जैसा है। सही बात है। और इस आंदोलन में हमें कई साल भी लग सकते हैं और कई साल लोगों को लग भी चुके हैं और लगते भी हैं। तेलंगाना आंदोलन देखिए या गोरखालैंड आंदोलन देखिए, गोरखालैंड वाले भी कई साल से आंदोलन कर रहे हैं, बन नहीं रहा है, लेकिन एक दिन वो भी बनेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि लंबा आंदोलन है, चूंकि हम दूध भात तो मांग नहीं रहे हैं इमीडिएट हमें मिल जाएगा। हम लोग तो मांग रहे हैं राज्य दूध भात है भी नहीं, तो उसमें लंबा समय लगेगा। हम लोग तैयार है, मानसिक रूप से भी तैयार है। मैंने कहा भी है अपने युवा साथियों को कि भाई आर्थिक रूप से मजबूत बनिए, अर्थ रहेगा तो आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे, 2-4 ऐसी आपकी व्यवस्था रहेगी कि आप अपने ऊपर डिपेंड रहिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, तो फिर आंदोलन भी मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आंदोलन के लिए अर्थ चाहिए, लोग चाहिए। और बात जब अर्थ की आती है ना अनूप जी, तो जो हमारे मिथिलावासी होते हैं उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, पलायन। क्योंकि हम आर्थिक रूप से मजबूत रहने के लिए मिथिला पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे हमारे रोजगार के लिए चीजें नहीं है, जो एक बहुत ही बड़ी समस्या है देश के लिए। अब देख पा रहे हैं पीछे लोग उत्साही उन चीजों को लेकर अपनी प्रदर्शन लेकर रहे हैं। अनूप जी ने अभी इतनी सारी बातें बताई हमारे साथ। ये सांकेतिक है, सांकेतिक लिखा भी हुआ है। हम लोगों ने वैसे सांकेतिक किया है ताकि मुद्दे। और आपको ये बता दूं कि सही बात है, अर्थ की दिक्कत है, लेकिन पिछली बार हमने किया था तो यहाँ पे पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था। अब आगे हम लोग करेंगे तो किसी भी आंदोलन, हमारे मिथिला के लोग चूंकि अर्थ कम है, गरीब है, अरे गरीब है इसीलिए राज्य मांग रहे हैं ना। अमीर होते तो क्या हमें क्या था? सही बात है। गरीब है इसीलिए राज्य मांग रहे हैं, पिछड़े हैं इसीलिए राज्य मांग रहे हैं, इसलिए पैसा नहीं है। लेकिन हमारे जो भाई बहन दिल्ली में आकर मजबूत हो गए, मुंबई में जाकर मजबूत हो गए हैं, उनसे हम अपील कर रहे हैं। जैसे पंजाब के लोगों से सीखिए आप, पंजाब के लोग देश विदेश गए लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। बंगाल के लोग देश विदेश गए, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। तमिलनाडु के लोग देश विदेश गए, संस्कृति को नहीं छोड़ा। वो आज भी अगर मजबूत हो गए हैं, जो अरबपति हो गया वो करोड़ रुपया डोनेट करता है, लाखपति 1000 रुपए डोनेट करते हैं। तो आप लोग भी मजबूत बनिए और इस स्थिति में बनिए कि इस राज्य आंदोलन में फंड की कमी को दूर किया जा सके। और जिस दिन इस राज्य आंदोलन में फंड की कमी दूर हो जाएगी, लाखों भीड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बेसिकली अभी समय की थोड़ी कमी होने की वजह से, क्योंकि लगातार बोल रहे हैं अनूप जी उधर पीछे, अभी वो संबोधन भी कर रहे थे हमारे साथ, उसके बाद समय भी दिया, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो बहुत दिनों से इन्होंने अपनी विचार रखे, युवाओं को एक उत्साह बताया कि हाँ आखिर किस कारण से MSU की जो ये मांग है वो वाजिब है। अभी हम लोगों के साथ भी उन्होंने वो चीजें साझा की कि मिथिला को लेकर जो चीजें हैं और जो मांगे हैं, जो सौतेलापन है मिथिला के साथ, वो किस प्रकार से दूर किया जाए और सरकार के साथ क्या नाराजगी है। धन्यवाद अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।